हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपनों का ख्याल जरूर रखते रहें, ठीक है, और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। अपने शिक्षा एम्पायर परिवार को जल्द से जल्द बढ़ाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारा मोटिवेशन सिर्फ यही है, जो तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो वही हमारा मोटिवेशन है। उससे मोटिवेट होकर हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे और यहाँ दे भी रहे हैं, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बताएं, कमेंट करें हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, ठीक है, समझ में भी आ रहा है या नहीं, या फिर हवाई चल रहा है सब कुछ, स्पीड ज़्यादा है तो कम करने के लिए बताएं, अगर कम है तो ज़्यादा करें, जल्द बताएं, जैसा भी है आपको जैसा भी फील हो रहा है उसको बताएं, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपना और एक और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी के ऊपर। कहाँ कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास के ऊपर जो सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, क्यों दिया है, क्या इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, क्या किस तरह से उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, किस तरह से इसका क्षेत्र बताया है, कैसे क्या है, सब कुछ हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो दिया किसने है। सबसे पहले तो यही आता है ना, यही क्वेश्चन बन जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो वहां ऑप्शन में दिया होगा कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र में, नैतिक विकास के सिद्धांत में दो चीजों पर बात की है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है नैतिक दुविधा, एक है नैतिक दुविधा और एक है नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, इसको क्या बोलते हैं? मोरल डायलेमा, ठीक है, मोरल डायलेमा, और इसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो इन दोनों पर बात की है किसने? कोहलबर्ग ने। तो ये नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा क्या है? नैतिक दुविधा होती है कि परिस्थितियों के बीच में सोचना, परिस्थितियों के बीच में दो परिस्थितियां तुम्हारे साथ, दो या दो से अधिक परिस्थितियां तुम्हारे साथ एक साथ आ जाएं, उनके बीच में सोचना, ठीक है, थिंकिंग बिटवीन सिचुएशन, ठीक है, परिस्थितियों के बीच में सोचना, दो से अधिक परिस्थितियों के बारे में सोचना। और यहां क्या है? थिंकिंग राइट और रॉन्ग, थिंकिंग राइट और रॉन्ग। यहां क्या है? जो परिस्थितियां हैं तुम्हारी, परिस्थितियां दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परिस्थितियों के बीच में सोचना, ठीक है। जब दो या दो से अधिक परिस्थितियों के बीच में फंस जाओ, उनसे बाहर निकलने के लिए बारे में जो सोचोगे तुम, वही क्या है? दुविधा है। जब उनमें फंस जाते हो दुविधा होती है, वहां फंसने पर दुविधा होती है, ठीक है। और यहां क्या है? उन परिस्थितियों में कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी हम चुने, कौन सी न चुने, वहां क्या है? कौन सी परिस्थिति ये सोचना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, वहां क्या है? रीजनिंग है।
तर्कणा है, नैतिक तर्कणा। और जब फंस जाते हो तो वहां क्या है, फंसने पर होती है दुविधा। ठीक है, जैसे दो परिस्थितियों के बारे, कोई तुम्हारे साथ दो परिस्थितियां ऐसी आ जाएं जहां तुम फंस जाओ और समझ ना पाओ यार अब कैसे निकला जाए, यहां कैसे क्या करना है, अब आगे क्या करना चाहिए मुझे जो मैं इन परिस्थितियों से निकल सकूं। तो वहां जो होगी तुम्हारी दुविधा होगी, तुम दुविधा में फंस चुके हो कि क्या करना है, कैसे करना है। और उन परिस्थितियों में, उन दोनों परिस्थितियों में किसी एक को लेकर के चलना, किसी एक परिस्थितियों के साथ चलना। ठीक है, उनको फेस करना, एक परिस्थितियों को फेस करना कि कौन सी सही है, मैं इस परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, तो वहां कौन सी सही है और कौन सी परिस्थिति से मैं घट सकता हूं, यानी कि पीछे हट सकता हूं कि कौन सी परिस्थिति मुझे नाकामयाबी मिलेगी, कौन सी परिस्थिति में। तो वहां क्या होगा, तुम्हारा सही और गलत की पहचान करने के लिए सही गलत के बारे में सोचना क्या होगा, तुम्हारा रीजनिंग होगी या नैतिक तर्कणा होगा। जैसे कि अभी मैं हाल फिलहाल का एक एग्जांपल देता हूं, अभी करंट का, बिल्कुल ज्यादा दिन, अभी कल परसों का ही है। मेरा एक दोस्त है, उसको जॉब ऑफर है, उसको क्या है, जॉब ऑफर, उसका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो चुका है, उसको ज्वाइन करना है अभी 12 तारीख को, 12 दिसंबर को ही ज्वाइन करना है उसको। ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आ गया है, सिर्फ जाकर ज्वाइन करना है। 100% वहां उसका काम पक्का है। ठीक है, और एक और जॉब है, जॉब ऑफर है उसको असम में, वो है एनसीआर में ही, जो 12 तारीख को ज्वाइन करना है वो एनसीआर में ही है, बहुत अच्छी जॉब है। और जो असम में है, असम जाना है उसको, वहां भी उससे भी अच्छी जॉब है। वहां क्या है, उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है उस जॉब के लिए, उसको शॉर्ट लिस्ट हो गया है इंटरव्यू के लिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में शॉर्ट लिस्ट होता है, जो इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें उसका नंबर है इंटरव्यू के लिए। तो वहां उसको इंटरव्यू के लिए जाना है सेम डेट में। क्या सेम डेट में उसको इंटरव्यू जाना है, सेम डेट नहीं है तो 12 तारीख को उसको वहां ज्वाइन करना है, और असम जाना है उसको 13 तारीख में, यानी कि एक दिन का ही अंतर है और दूरी भी काफी है, एक दिन में बहुत कम पॉसिबिलिटी है वहां पहुंचने की, और ज्वाइन भी करना है उसको। तो वहां भी अच्छी जॉब है और यहां भी है, तो दोनों तरह वो फंस चुका है। ठीक है, और जो वहां पर है वो ज्यादा अच्छी जॉब है असम वाली, अकॉर्डिंग टू ये एनसीआर वाली से। तो उसको 12 तारीख में ज्वाइन भी करना है और 13 तारीख में वहां जाना भी है, तो दोनों में उसको इस टाइम पर दुविधा में फंसा हुआ है। अब क्या है, और यहां वो दुविधा में फंसा हुआ है कि कैसे करूं मैं, अब कैसे मुझे करना है कि यहां ज्वाइन करूं या फिर वहां जाऊं। ठीक है, तो वहां वो दुविधा में फंसा हुआ है। और अब दुविधा में फंसने के लिए जो अब उसके बाद में आता है हमारा नैतिक तर्कणा। अब नैतिक तर्कणा उसमें क्या होगा, उसमें वो दिमाग लगाएगा कि यार मेरा यहाँ जो एनसीआर वाली जॉब है इसमें मेरा 100% सिलेक्शन हो चुका है, मुझे सिर्फ जाकर ज्वाइन करना है। ठीक है, वहां कुछ नहीं करना। और जो वहां जा रहा है वो वहां जाना है उसको, कहां, असम में। जॉब अच्छी है, ठीक है, लेकिन वहां 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां क्या है, वहां सिर्फ उसको अभी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 10 पोस्ट के लिए, 10 पोस्ट में उसको वहां 30-35 बंदे बुलाए गए हैं, उनमें से उसको चुनना है। तो वहां क्या है, वहां उसको पॉसिबिलिटी 100% नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी कुछ कम है। यहां पॉसिबिलिटी क्या है, तो 100% है ही उसका, जाके ज्वाइन करना है। और वहां क्या है, वहां उसकी अभी पॉसिबिलिटी कहां है कि अभी यार हो भी सकता है, वहां नहीं भी हो सकता। तो इन दोनों परिस्थितियों में जो वो चुनेगा कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी मुझे करनी है, कौन सी छोड़नी है, तो वहां क्या होगा, वहां जो सोचेगा वहां क्या होगा, उसका नैतिक तर्कणा होगा कि यार मुझे एक छोड़ देनी है, कहां की, असम की छोड़ देनी है, कि मैं, क्योंकि वहां अभी मेरा पक्का नहीं है, और यहां की मुझे जॉब लेनी है जो एनसीआर की है, वहां उसका 100% है। तो वहां उसको, अगर वो इन दोनों के बीच में दिमाग लगाता है, तो वहां क्या है, मोरल रीजनिंग है, यानी नैतिक तर्कणा है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो यहां क्या होगा, उसका नैतिक तर्कणा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं, चलो। एक एग्जांपल है कि जब हम विकास पढ़ रहे थे, विकास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हम स्टेजेस देख रहे थे, वहां जो हमारा शैशवावस्था में कौन, टिंगू महाराज पैदा हुए थे इतने से। ठीक है, अब वो यहां, अब हम जब यहां तक आ गए हैं तो वो हमारे टिंगू महाराज थोड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, वो बड़े हो गए, बड़े होकर के अब वो यहां दुविधा में फंसने लगे हैं, दुविधा में अब फंसने लगे हैं। क्यों, क्योंकि
उनकी गर्लफ्रेंड भी हो गई हैं कुछ। अब गर्लफ्रेंड ए है, गर्लफ्रेंड बी है और गर्लफ्रेंड सी है। तो उनकी बेचारों की 3 गर्लफ्रेंड यहाँ हो चुकी हैं। ठीक है, अब नाम मैं किसी को नहीं दूंगा, ए बी सी मान लो। ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी ये एक ही तारीख में ए का फोन आता है, ए का फोन आता है कि मुझे शॉपिंग जाना है इस तारीख में, इस टाइम पर, और तुम्हारे ही साथ जाना है वरना मैं शॉपिंग नहीं जाऊंगी। ठीक है ए का फोन आता है, मान लो चलो 12 तारीख की मान लेते हैं, जब 12 तारीख का पहले दोस्त की जॉब का था तो 12 तारीख की मान लेते हैं, 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को। ठीक है, और थोड़ी देर बाद फोन आता है टिंगू महाराज के पास बी का, और बी वाली मोहतरमा क्या कहती हैं, बी वाली मोहतरमा कहती हैं कि 12 दिसंबर को 10 बजे, सुबह 10 बजे मुझे मूवी देखने जाना है। ठीक है, और तुम्हारे ही साथ जाना है। पहली ने क्या कहा था, शॉपिंग करने जाना है, पहली जा कह रही थी मोहतरमा शॉपिंग करने जाना है, और बी मोहतरमा कह रही हैं कि मुझे तुम्हारे साथ क्या मूवी देखने जाना है, और उसी टाइम जाना है, तुम्हारे साथ ही जाना है, मतलब 10 बजे ही जाना है उनको। मतलब ये दुविधा क्या है, अचानक हो रही है, एक दूसरे को पता थोड़ी है, इनका एक दूसरे को पता थोड़ी है। तो इनका पास अचानक से फोन आता है, एक दुविधा बनने के लिए सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर कि फोन आता है कि मूवी देखने जाना है 12 दिसंबर को ही, 12 दिसंबर को और 10 AM को ही। ठीक है, और फिर तीसरी वजह सी मोहतरमा है, सी मोहतरमा का फोन आता है टिंगू महाराज के पास, फिर वो कहती हैं कि मुझे 12 दिसंबर को तुम्हारे साथ जाना है एग्जाम देने के लिए। इनको जाना था शॉपिंग के लिए, यहां जाना था मूवी के लिए, और इनको जाना है एग्जाम के लिए। अब तीनों का फोन एक साथ आ गया है, तीनों को उसी टाइम उसी दिन, काम भी उसी दिन है। तो ये महाराज हमारे क्या है, दुविधा में फंस गए हैं कि अब करें तो करें क्या। अब तो पोल खुलनी बाकी है, ही पोल ही खुलेगी। ठीक है, तो यहां बचने के लिए तीनों को, मतलब बचने के लिए दिमाग लगाएंगे। अब ये परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे, क्या करूं कैसा करूं। तो यहाँ क्या है, ये इन तीनों के बीच में एक दुविधा में ये फंसे हुए हैं। यहाँ ये दुविधा में फंसा हुआ है। उसके बाद इनका क्या दुविधा है, तो दिल्ली में गलत लिखा हुआ है, दिल्ली में, यहाँ इसको बोलते हैं डायलेमा, डायलेमा। ठीक है, DILEMEM। ठीक है, डायलेमा। तो डायलेमा ये मोरल डायलेमा है, यानी कि नैतिक दुविधा में यहां फंसे हुए, दुविधा है इनके बीच में, दुविधा तीनों के बीच में 3 परिस्थितियां बनी हुई हैं, शॉपिंग के लिए, मूवी के लिए और एग्जाम के लिए। डेट एक है, टाइम एक है, और बस क्या मोहतरमाएं अलग अलग हैं, और तीनों के बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। इनकी ये दुविधा में यहां फंसे हुए हैं, तीनों को एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, फंसे हुए हैं यहाँ दुविधा में। और इनके बीच में जो अब वो दिमाग लगाएंगे, यहाँ जो दिमाग लगेगा कि मोरल रीजनिंग जो लगेगी यहाँ, कि पहली क्या है, ये जो मोहतरमा कह रही है शॉपिंग के लिए। अब यार शॉपिंग के जाएंगे तो खर्चा होगा, पर्स ढीला होगा हमारा, तो ठीक है छोड़ो उसको छोड़ा। ठीक है, यहाँ कुछ बहाना ले दिया, कुछ भी ठीक। फिर मूवी के लिए जाएंगे तो इतना टाइम, कौन 3 घंटे वहां कौन बैठेगा, क्या करना होगा, बहुत सी चीजें होती हैं इतनी देर में। तो वहां भी क्या है, किसी ने देख लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ बी वाली मोहतरमा को भी ये सोच, फिर 30 जो सी है मोहतरमा, उनके बारे में सोचेंगे। अगर वो मैं मना कर दूंगा तो एग्जाम देने के लिए मना करेंगे, तुम जाऊंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी एग्जाम देने, वरना एग्जाम ही नहीं दूंगी। तो यहाँ क्या है, अगर वो सोचेगा कि यार बंदी के जिंदगी का सवाल है, बंदी की जिंदगी का सवाल है, अगर एग्जाम नहीं देगी तो जिंदगी का सवाल है, तो मैं इसके ही साथ चला जाता हूं, यानी सी वाली जो मोहतरमा है उन्हीं के साथ चला जाता हूं और उनका एग्जाम दिला करके वापस आ जाता हूं। तो यहां क्या है, इन्होंने रीजनिंग लगाई है। तो क्या करा है, रीजनिंग लगाई है कि इनको बहाने से कुछ भी बहाना लेकर के मना कर दूंगा। यहां खर्चा भी हो रहा है,
यहाँ खर्चा भी हो रहा है और यहाँ भी खर्चा हो रहा है, यहाँ टाइम और खर्चा दोनों चीज़ हैं। और यहाँ क्या है, एग्जाम दिलाने जाएंगे, थोड़ी दूर जाना है, थोड़ा सा तेल फूकेगा, 20 रुपए के चावल खाने 20-30 रुपए के चावल खा लेंगे और वापस आ जाएंगे और मोहतरमा खुश हो जाएंगी। तो यहाँ क्या है, इन्होंने दिमाग लगाया, परिस्थिति में फंसे हुए थे, दिमाग लगाया कि क्या करना है, कैसे करना है। और मेन चीज़ क्या है, इनका एग्जाम को इंपॉर्टेंस जो दी है कि मेन चीज़ है एग्जाम। शॉपिंग वगैरह, मूवी वगैरह बाद में होती रहेंगी, लेकिन एग्जाम कभी बाद में, जल्दी से बाद में आता नहीं है, उसमें जिंदगी का सवाल है। तो यहाँ क्या है, दिमाग लगा कि जिंदगी बचाने के, मतलब जिंदगी का सवाल है, एग्जाम को बचाने के लिए यहाँ दिमाग लगाया। सही तर्कना, सही और गलत, इसके इनके बीच में कौन सी सही है। अब ये तुम भी सोच सकते हो कि कौन सी सही है। यहाँ शॉपिंग था, फिजूल की चीज़ है, कोई बात ना, बाद में हो सकती है। मूवी है, एक दिन में ख़त्म नहीं होती, बार रोज़ लगी रहती है, कभी भी देख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम जिस टाइम है, जिस डेट में है, वही तभी होगा। तो यहाँ इन्होंने रीजनिंग लगाई है, अपनी दिमाग लगाया, तो इसको बोलते हैं नैतिक तर्कणा। यहाँ जो फंसे हुए थे होती नैतिक दुविधा, जो निकले हैं वहाँ से होती नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो ये याद रहेगा। तो को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझाया भी है और उम्मीद है बहुत अच्छे से समझा भी होंगे आप, बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँ और समझे भी आप होंगे। तो अब आगे चलते हैं हम, इसमें अगला स्टेप क्या आता है हमारा, हैंस का दुविधा या हैंस डायलेमा। अब कोलबर्ग ने जो हैंस डायलेमा दिया है, हैंस डायलेमा दिया है, वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हैंस कौन थे, कहाँ से थे, मतलब क्या था, किस तरह से उनका ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, कहां से इसका एक्सपेरिमेंट निकला है, ये सब देखते हैं अब। हैंस डायलेमा, हैंस डायलेमा, ठीक है। ये किसने, ये क्या बताया है, ये कोहलबर्ग ने बताया कि हैंस डायलेमा क्या, हैंस का दुविधा, हैंस का दुविधा सिद्धांत। तो हैंस के दुविधा सिद्धांत क्या, हैंस जो है, हैंस एक बहुत गरीब व्यक्ति है, हैंस एक गरीब व्यक्ति है, हैंस एक गरीब व्यक्ति है और उसकी पत्नी बीमार हो चुकी है। उसकी पत्नी एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है, जानलेवा बीमारी उसको लग चुकी है और हैंस को उसकी जान भी बचानी है। और उस जानलेवा बीमारी की जो दवाई है उसको लेने के लिए वो केमिस्ट की यानी मेडिकल की दुकान पर, जब मेडिकल पर जाता है और वहाँ केमिस्ट उसको 10,000 रुपए की वो दवाई बताता है। कितने की, 10,000 की। इसमें जो रकम है वो फिक्स नहीं बताई गई है, अलग अलग किताबों में अलग अलग रकम बताई जाती है। हम यहाँ 10,000 मान कर चलते हैं। तो वहाँ जब 10,000 रुपए की उसको दवाई बताई गई तो उसके पास सिर्फ 8,000 रुपए थे, 2,000 की कमियाँ थी, 2,000 रुपए की कमी थी। और उसने केमिस्ट से बोला कि 8,000 मुझसे ले लो, मुझे 2,000 रुपए उधार में, मतलब उधार में आप ये दवाइयाँ दे दो, मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। लेकिन केमिस्ट क्या कहता है, उसको मना कर देता है उधार देने के लिए, क्योंकि एक गरीब आदमी को कौन उधार देना चाहता है। क्यों, पहले जब उधार देता है तो उसको सोचता है आज का हमारे समाज की ये मानसिकता हो गई है कि गरीब की मदद कम करते हैं। क्यों, क्योंकि पैसा देते वक्त उसको देखते हैं कि ये पैसा लौटा पाएगा या नहीं। तो उसी तरह से वो बहुत गरीब था, तो केमिस्ट ने उसको यही देखा कि लौटा पाएगा या नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन जब उसने मना कर दिया तो दुविधा में पड़ गया। दुविधा में क्यों पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि जो ये दवाइयाँ बनी है 10,000 रुपए की, जिसमें ये 10,000 मुझसे मांग रहा है, जो दवाई बनी है, कंपनी को इसकी कीमत बनाने में सिर्फ 1,500 रुपए की कीमत लगी, खर्च आया है, 1,500 रुपए का खर्च आया है। लेकिन बिक कितनी रही है, 10,000 रुपए की बिक रही हैं। उसके दिमाग में अब ये दो दुविधाएं थी, या तो वो दवाइयाँ चुरा ले या पैसे चुरा ले, 2,000 रुपए चुरा कर अपने 10,000 पूरे कर ले। यानी एक स्थिति चोरी की थी और दूसरी स्थिति थी उसके दिमाग में क्या, या फिर अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। तो उसके दिमाग में जो ये दुविधा चल रही थी, उसने अब क्या सही है क्या गलत, जो उसको चुनने के लिए अपना तर्कड़ा लगाया कि उसको पता था दवाई जो बनी है, बनने में जो खर्चा आया दवाई का 1,500 आया है और मैं चुराऊंगा तो मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। तो वहाँ उसने
दवाई को चुरा लिया, दवाई को चुरा लिया, पत्नी की जान बचा ली दवाई को चुरा करके। उसके बाद में इस पॉइंट पर सवाल कई तरह के सवाल निकल कर आए। पहला सवाल निकल कर आता है, क्या हैंस को दूसरा सवाल आता है निकल के, तो दूसरा सवाल था कि क्या जान बचाने वाली दवाइयां इतनी महंगी बिकनी चाहिए जबकि उनकी जो लागत कीमत है वो कम हो या 1500 है, ठीक है। और तीसरा सवाल जो बना था बहुत इंपॉर्टेंट, हैंस की उम्र क्या थी। हैंस की उम्र क्या थी। तो सबसे मोस्ट जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि हैंस की उम्र क्या थी, और अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग इसके जवाब मिल रहे थे। अगर कोई छोटा बच्चा है उससे पूछा कि दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, कि इतनी महंगी बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए, उसने अपनी उम्र के हिसाब से जवाब दिया। उससे बड़े से पूछा गया, उसने अपनी उम्र के हिसाब से जवाब दिया। तो यहाँ अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग जवाब मिल रहे थे। जब यहाँ अलग अलग जवाब मिल रहे थे तो उसके बाद में ही अलग अलग जवाब मिलने के कारण कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई, उम्र के हिसाब से कुछ अवस्थाएं बताई। उनको हम अब देखते हैं आगे। इसको नोट करो जल्दी से जरा, फिर हम इसकी अवस्थाओं पर चलेंगे। अब क्या आता है, अवस्थाएं कोहलबर्ग के द्वारा। अवस्थाएं कोहलबर्ग के द्वारा, तो इसमें कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं कोहलबर्ग ने, और उन तीनों अवस्थाओं को उनकी 2-2 उप अवस्थाओं में बांटा है उनको। तो 3 कौन कौन सी हैं? प्राक रूढ़िगत, तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, इसको क्या बताया, इसको 4 से 10 वर्ष तक, 4 से 10 वर्ष तक, और इसको 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था तक, ठीक है, 13 वर्ष, और इसको 13+ वर्ष, ठीक है। 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था कौन सी थी? पोस्ट यानी उत्तर रूढ़िगत। पहली अवस्था के अंदर बताया है कि जो कोहलबर्ग ने बताया है, बच्चे की जो नैतिकता है उस पर बाहरी भावनाओं का, जो बच्चे की जो नैतिक भावनाएं हैं उन पर बाहरी नियंत्रण होता है, बाहरी मतलब आउटसाइड का नियंत्रण ज्यादा होता है। तो उसमें भी 2 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, इसके अंदर भी 2 अवस्थाएं बताई हैं। इसकी जो 2 उप अवस्थाएं बताई हैं कोहलबर्ग ने, पहली में यह कहा है कि बच्चा जब कोई गलत काम करता है या फिर सही अच्छा काम करता है तो वह या तो दंड से बचने के लिए करता है या फिर किसी बड़े की आज्ञा का पालन कर रहा होता है, ठीक है। इसको नोट करते रहना, मैं बता रहा हूं। और दूसरी जो थी, इसी की दूसरी उपअवस्था में कहा है, बच्चा जो सही अच्छा काम करता है या कोई भी काम करता है तो वह जैसे को तैसा के लिए करता है या फिर वैयक्तिक विनिमय के कारण करता है। जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट की अवस्था होती है। ये कभी कभी पूछ लेता है टिट फॉर टैट की अवस्था कौन सी होती है। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा की अवस्था कौन सी होती है। इसमें बताया है कि जैसे कोई एग्जाम्पल में बताता हूं, कोई स्कूल में 2 बच्चे हैं, उसमें
कहता है, एक बच्चा कहता है कि कल तूने मेरा लंच खाया था, आज मैं तेरा लंच खाऊंगा। या फिर को घर में अगर दो बच्चे समान हैं, दोनों जुड़वा हैं, तो एक बच्चा कहेगा तूने कल मेरे जूते पहने थे, तूने कल मेरी शर्ट पहनी थी, आज मैं तेरे जूते पहनूंगा, तेरी शर्ट पहनूंगा। उसमें मतलब बदला उतारने के लिए, जैसे को तैसा करने के लिए। अब जैसे को तैसा करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, बच्चे का यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हम बच्चे को पढ़ रहे हैं। ज्यादा बड़े एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, लेकिन वहां तक जाना नहीं है, ठीक है। यह बच्चा कहे कि तूने मेरी कल साइकिल चलाई थी, ये मेरे खिलौने से, तू कल मेरे खिलौने से खेला था, आज मैं तेरे खिलौने से खेलूंगा। तो यहाँ क्या, जैसे को तैसा, जैसा उसने कहा कराया सामने वाले ने, उसी के लिए उसका बदला उतारने के लिए वो करे। तो यहाँ पहली अवस्था कौन सी हो गई, या तो आज्ञा का पालन करेगा या फिर दंड से बचने के लिए करेगा। दूसरी में जैसे को तैसा के लिए करेगा, ठीक है। तो पहले की प्राक रूढ़िगत अवस्था जो थी उसकी दो अवस्थाएं, उप अवस्थाएं हो गई हैं, और इसकी दो कौन सी हैं, यहाँ एक दो, कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ ये तीसरी आती है, ठीक है, ये चौथी आती है। तो तीसरी में इसमें क्या है, इसमें जो कॉन्वेंशन यानी रूढ़िगत जो अवस्था है, उसमें कोहलबर्ग क्या कहते हैं, इसमें बच्चे की नैतिकता या तो व्यक्तिगत मामलों के लिए होती है या फिर समाज के लिए होती है। क्या व्यक्तिगत मामलों के लिए होती है, पर्सनल जो मामले होते हैं, व्यक्तिगत मामले, या समाज के लिए होती है, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर भी दो उप अवस्थाएं बताइए। ये जो हेडिंग, ये जो लाइन है, ये पूरी रूढ़िगत अवस्था के लिए है। इसी के अंदर जो उप अवस्थाएं दो बताई हैं, उसमें कहा है पहली अवस्था जो है, तो ये है गुड बॉय गुड गर्ल। गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था, यानी कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की को सुनने के लिए बच्चा करता है। गुड बॉय गुड बॉय गुड गर्ल। यहां जो बच्चा काम, कोई भी काम अगर बच्चा करता है इस अवस्था में, तो वह अपने से बड़ों से गुड बॉय या गुड गर्ल कहना, गुड बॉय या गुड गर्ल कहलवाना चाहता है। उससे वो प्रसन्न होकर के ये काम करता है कि मुझे गुड बॉय का टैग मिलेगा या गुड गर्ल का टैग मिलेगा। तो ये इसलिए काम करता है इस अवस्था में, अच्छा या बुरा को जो भी काम करता है, अच्छा काम करता है, बुरे के लिए तो गुड बॉय गुड गर्ल ना मिलेगा, खैर अच्छे के लिए मिले, ठीक है। और इसमें ही जो दूसरा पॉइंट है रूढ़िगत का जो दूसरा पॉइंट है, उसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर वाला, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का। इसमें बच्चे का जो नैतिकता होती है, इस नैतिक विकास होता है, इसमें कहता है बच्चा ये सोचता है कि अगर कोई नियम या कानून हमारे लिए बने हैं तो उनको बस फॉलो करना है, सही है या गलत है उनके बारे में नहीं सोचता। इस अवस्था में बच्चा सही या गलत के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करना है तो करना है, सही है या गलत है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये कौन सी हो गई, चार हो गई हमारी यहां तक, मतलब 1 2 3। अब इन्हीं के दो अंदर है तो 6 हो गई। तो 1 2 उसमें है, 3 4 यहां हो गई, ठीक है। और अब यहां आते हैं हम, यहां है पांचवी और छठी, ठीक है, इसकी भी 2 हैं। अब उत्तर रूढ़िगत अवस्था में क्या है, इस अवस्था में जब नैतिक विकास होता है तो इसमें बच्चा सोचने लगता है कि सही है गलत है, अगर नियम कानून बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, वो सही है या गलत है उनके बारे में सोचने लगता है। तो इसमें सही गलत की पहचान करने लगता है, सही गलत की पहचान होने लगती है, सही गलत की पहचान होने लगती है, अमूर्त सोच आने लगती है, ठीक है, अमूर्त सोच आ जाती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो पहली अवस्था है, पहली है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है, इसमें कोहलबर्ग कहते हैं कि यह वाला नैतिक विकास हो जाता है, इस उम्र में बच्चा आ जाता है तो वह सोचने लगता है कि जो समाज के लिए या हमारे लिए जो नियम कायदे कानून बने हैं वो सही हैं या गलत हैं, उनको उपयोग मतलब उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर कोई कानून
जो हमारे लिए या समाज के लिए गलत बन गया है उसको अगर विरोध भी करना पड़े तो हम कर जाएंगे। तो इसमें क्या है, सोचता है कि जो सही है सिर्फ उसी को फॉलो करना है, जो गलत है उसको विरोध करना है, तो सही गलत की पहचान हो जाती है। तो यहां जो छठी है, छठी अवस्था कौन सी आती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये वाली जो अवस्था है, ये वाला जो नैतिक विकास है, ये वाला छठा जो सबसे अंत वाला जो नैतिक विकास है, लास्ट की अवस्था है, ये वाली सबसे लास्ट की अवस्था है। और ये वाला जो विकास है ये हर व्यक्ति या हर बच्चे में नहीं होता, ये हर व्यक्ति या हर बच्चे में नहीं होता। जिसमें ये गुण आ जाता है वो महान बन जाता है, जिसमें ये गुण आ जाता है वो महान व्यक्ति हो जाता है। इसका एक उदाहरण हम अपने जो सैनिक हैं, जो फौजी सैनिक हैं, उनको दे सकते हैं। यहां पर इनका उदाहरण, जैसे सैनिक, ठीक है, इस अवस्था में बच्चा किसी दूसरे के लिए बच्चा या व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपनी जान तक को देने के लिए तैयार हो जाता है, जान देने तक तैयार हो जाता है। तो ऐसी इसका एक उदाहरण हम अपने सैनिकों को दे सकते हैं, सैनिकों का उदाहरण यहां रख सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी वहां बॉर्डर पर देते हैं, और तभी हम यहां सुकून से सो पाते हैं। सुकून की नींद हमें तभी आ पाती है जब वहां सैनिक रात को जाग रहा होता है। तो सैनिकों के लिए एक सलाम जरूर बनता है। ठीक है, तो हमारे सैनिक हो जाते हैं, इसका एक उदाहरण के लिए हम सैनिकों को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमारी जो अवस्थाएं थी कोहलबर्ग ने दी नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए, वो हमने यहां पढ़ ली हैं। ठीक है, हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगले सेशन में हम अब शुरू करेंगे अपना समावेशी शिक्षा को देखेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है, कैसे है, ठीक है, क्यों जरूरी पड़ी उसकी, क्यों उसको लाया गया, वो सब देखेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। क्लास कितनी अच्छी है वो उनको बताएं, आप बताओगे तभी वो आएंगे, बिना बताए कैसे आएंगे यार, क्योंकि अभी नया नया सेटअप है, किसी को बहुत कम लोगों को ही पता है। तो जल्द से जल्द अपने इस परिवार को बढ़ाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।